हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद गौरव सर पर। दोस्तों, हमने वीडियो 2023 के ऑफिशियल सिलेबस के टॉपिक 1 जो 10 अंक का है उसे हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। आइए उसका प्रैक्टिस सेट 1 लगाते हैं। ऐसे 25-25 प्रश्नों का 4 प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से हम 100 प्रश्न करवाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ जो जिससे दिया गया है इसे लिखना चाहिए कि जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप लोग जो है अपना ऑप्शन लगाते रहिए, फिर देखते हैं लास्ट में किसका कितना सही होता है। खुद अपने द्वारा चेक कर सकते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था। जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 2 में है कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत पहले से जानते हो। स्थानीय शासन का जनक हमने अपने नोट्स में पढ़ा है। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया था। हमने पढ़ाया था अपने नोट्स में कि हस्तांतरित विषय एवं हस्ताक्षरित विषय 2 प्रकार के थे। उसे 1919 में बांटा गया था। आप उसे जाकर हमारे पिछले वीडियो में जाकर के पढ़ सकते हैं। यदि आप जो है नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन करके भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये 74वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ा था, यह शहरी निकाय से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। इसे लागू कब किया गया था? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? यह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह किसका प्रयोग है? यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किनकी? स्थानीय जनता की। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। इससे ग्रामीण की समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये सभी का। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श का अंतर्निहित है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। भारत में पंचायती राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें निहित लिखा है, प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो किसने यह विचार प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी जी ने।
महात्मा गांधी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इनकी ग्राम विकास की अवधारणा में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास में बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इन्होंने कहा था कि गांवों में ही जो है गांवों के विकास के माध्यम से ही देश का विकास किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी 1907। 1907 में शहरी विकेंद्रीकरण की स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 10, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में। स्थानीय स्वशासन का वर्णन रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किस में मिलता है? उपरोक्त सभी में मिलता है। प्रश्न संख्या 11, किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? तो यह उत्तर मेरूर अभिलेख में है। मैं पढ़ाया था कि उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक द्वितीय के शासनकाल में चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। ये जो है प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इस स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया था, इसलिए इसे आप लोग अवश्य रूप से रटे रहिए। प्रश्न संख्या 12, चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार का। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभाएं थी ऊर सभा, नगरम, ऊर सभा और नगरम थी। ऊर जो है सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। इसमें जो है चोल अभिलेखों में कितने प्रकार ग्राम सभाओं का उल्लेख था? 3। और जो है कौन कौन सी थी? ऊर सभा और नगरम। ऊर में कौन आते थे? ये जो है वयस्क पुरुष। ऊर में सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। जो सभा थी वो ब्राह्मणों एवं वर्चस्व लोगों का था, और नगरम जो था वो व्यापारी समुदाय का था। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो चोल काल में नगरम जो है हमने अभी बताया कि उस व्याख्या में दिया भी गया था कि चोल काल नगरम किस प्रकार की संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चोल काल में नगरम व्यवसायिक तथा व्यापारिक चोल काल में नगरम व्यवसायिक तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख चिदम्बरम से प्राप्त एक अभिलेख ग्राम सभा से प्रथम प्रशासन इकाई के रूप में किया गया है। क्वेश्चन संख्या ये 13 है कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। प्रश्न संख्या 14, चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी होगा, आलगुड़म और गड़म कहा जाता था। उर चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। उर की कार्य समिति को आलगुड़म या गड़म कहा जाता था। यह गैर ब्राह्मणों की सभा थी। इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। तो ब्राह्मणों की सभा कौन थी? ब्राह्मण तथा वर्चस्व लोगों सभा में आते थे, तथा गैर ब्राह्मणों की सभा कौन थी? आलगुड़म या गड़म। प्रश्न संख्या 15, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? सोचिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों स्थानीय स्वशासन के लिए चोल काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन उसकी बहुत ही विकसित अवस्था में थी। उसी समय से सोचिए वार्ड वगैरह में बांटा गया था। वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? तो 30 वार्डों में बांटा जाता था। वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों हेतु चुने जाते थे। प्रश्न संख्या 16, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? तो 1793 में। किसमें? 1793 में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता प्रदान की गई, किंतु वास्तविक रूप से स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ था।
प्रश्न संख्या 17, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था? तो ब्रिटिश काल में हुआ था। इनका आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था? ब्रिटिश काल में। आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया था। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 18, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन थी? तो नाडू थी। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नातवार कहा जाता था। ये स्थानीय शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। इन्हें जो है नाडू, वलनाडु, कुर्रम आदि में भाग में बांटा जाता था। अभी जो है आगे के प्रश्नों में हम इसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 19, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो नागरक होता था। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएँ चलाती थी। इसमें ली इधर से रहना चाहिए। नगर पालिकाएँ चलाती थी। नगर सभा का प्रमुख नागरक कहलाता था। मेगास्थनीज के द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसमें 5-5 सदस्य द्वारा थे कि कितने थे। इसमें बस केवल हमें जानना है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो नागरक कहलाता था। इसमें कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे। प्रश्न संख्या 20, मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब किया गया? तो 1726 में मुंबई में नगर निगम की स्थापना किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687, मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था और मुंबई में 1726। ऐसे ही क्रम में सभी प्रदेशों में किए जाते रहे होंगे, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 21, मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है? किसमें? मुगल काल में। कौन कौन से अधिकारी होते थे पहले ये जान लें। तो मुकद्दम, चौधरी एवं पटवारी होते थे। कोतवाल जो है मध्यकाल में ग्राम प्रशासन के लिए नहीं होते थे। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी, पटवारी उत्तरदायी थे। कोतवाल इसमें शामिल नहीं था क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति नगरों में की जाती थी। प्रश्न संख्या 22, वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? तो वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत में भी, असम में भी, बंगाल में भी, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में 1920 में प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। ध्यान देना कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसे स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय के रखा गया। वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत मतलब समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। प्रश्न संख्या 23, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामणी था। ये हमने वैदिक काल में अपने नोट्स में वीडियो में पढ़ाया है कि वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ग्रामणी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य और प्रशासन संबंधी था। यह प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 24, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था तो ग्रामिक होता था। कौन? ग्रामिक। जबकि ऋग्वैदिक काल में ग्रामणी होता था। मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पता चलता है कि कौटिल्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र है, लिखा अर्थशास्त्र है, तो ये राजनीतिक विषय से संबंधित है। राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्ताक्षर करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उपविभाग स्थापित किए गए थे, जो इस प्रकार थे: जनपद, द्रोणमुख, खारवाटिक तथा ग्राम। ग्राम का अधिकारी कौन कहलाता था? ग्रामीण। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25,
प्रश्न संख्या 25, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो बताइए आप लोग, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? यह भूमि कर का संग्रह करती थी, यह मंदिरों के रखरखाव था, उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण, या मध्यस्थ नामक कर्मचारी के द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता था? ग्राम भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। दोस्तों, ऐसे ही 25-25 प्रश्नों के माध्यम से हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट आज ख़त्म हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट कल वीडियो 25 प्रश्नों का। ऐसे सब प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से किए जाएंगे, जिससे आपको ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी में अत्यंत सहायक सिद्ध हो। फिर इसके बाद एक हम नई श्रृंखला शुरू करेंगे, 20 महत्वपूर्ण बिंदु जो अन्य सोर्सों से हम संकलित करके आपको देंगे, जो कि आपकी तैयारी में बेहतर हो सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनके तैयारी में अच्छी तरह से उनका तैयारी ग्राम पंचायत अधिकारी का हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।